नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सीधे रुक करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि दे पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया है। मैं पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री जी को ये दोनों फैसलों के लिए मन से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, जब रॉस आइलैंड का नाम सुभाष बोस द्वीप किया गया, नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप और हेवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप किया गया, तब ही देश में अंडमान निकोबार के लिए एक चर्चा जगी थी। इसी के साथ सेल्यूलर जेल में यहां के क्रांतिकारियों की स्मृति में एक अमर ज्योति, जिसको बीच में रोक लिया गया था, नरेंद्र मोदी सरकार ने ही अमर ज्योति को फिर से प्रज्वलित कर युगों युगों तक उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। आज मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव तक सभी पराक्रमी हमारे सेना नायकों को एक हमेशा के लिए स्मृति में संजोने का काम मोदी जी ने किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाली कई पीढ़ियां इससे प्रेरणा लेगी, देशभक्ति के, पराक्रम के और शौर्य के संस्कार से सिंचित होगी। आज जो यहाँ पर एक दूसरा काम हुआ है, नेताजी स्मारक की घोषणा, उसमें वो द्वीप पर, सुभाष द्वीप पर म्यूजियम भी बनाया जाएगा, एक गाइडेड ट्रेल भी, रूट बनाया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर और इस द्वीप के बीच में समुद्र की लहरों का आनंद पर्यटक ले पाए, इसलिए रोपवे भी बनाया जाएगा। लेजर और लाइट एंड साउंड शो भी बनाए जाएंगे और अम्यूजमेंट पार्क और खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की जाएगी। ये स्मारक को एक ऐसा स्मारक बनाने का भारत सरकार का प्रयास है जिससे सुभाष बाबू के पराक्रम को आने वाले कई सालों तक, कई पीढ़ियां इससे संस्कार ले सके, इससे प्रेरणा ले सके। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2015 से सेना के लिए ढेर सारे कदम उठाए गए। वन रैंक वन पेंशन का मसला हल किया गया। सेना के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक परिवर्तन किए गए। सेना को, हमारी पूरी डिफेंस सिस्टम को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। आधुनिक हथियारों से, आधुनिक संचार व्यवस्था से तीनों सेनाओं को लैस करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए गए। ये सारे कदम एक और है, और आज 21 परमवीर चक्र को सम्मानित करने का कदम एक और है। इतना महत्व इस कार्यक्रम का है, और आज प्रधानमंत्री जी स्वयं हम सब के बीच में ऑनलाइन उपस्थित है। तब मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहता हूं कि ये दोनों घटना जो आज यहाँ पर आकार ले रही है, शुरू हो रही है, वो दोनों घटनाओं से युगों युगों तक भारत की युवा पीढ़ी को देशभक्ति, शौर्य, पराक्रम का संदेश भी मिलेगा और संस्कार भी मिलेंगे। मैं फिर से गृह मंत्रालय की ओर से, समग्र देश की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद मंत्री महोदय। परमवीरों को नमन किया जा रहा है, जहां परमवीरों का सम्मान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस सबसे बड़े अनाथ द्वीपों का नामकरण किया जा रहा है। अनंत काल तक स्मरण हो। हमारे प्रधानमंत्री जी की हर समय यही चेष्टा रहती है, हम भूल न जाएं उनको। इसलिए सुने ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी हम हमेशा याद रखें कुर्बानी। माननीय प्रधानमंत्री जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं, जिनकी दूरदर्शिता से आज इन 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है, और जिन्होंने ये ऐतिहासिक कदम उठाकर सारे सैन्य बल का और समस्त देशवासी। और अब बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां सेना में कर्नल रैंक के अधिकारी ने की खुदकुशी। सेना के एक सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर स्थित ऑफिसर्स मेस में लगाई फांसी। पारिवारिक और निजी कारणों से लगाई फांसी। मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले थे कर्नल।
तो खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से, जहां पर सेना में कर्नल रैंक के अधिकारी ने खुदकुशी की। सेना के एक सिंगल ट्रेनिंग सेंटर स्थित ऑफिसर्स मेस में लगाई फांसी। पारिवारिक और निजी कारणों से फांसी लगाने की आशंका है। मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले थे कर्नल, जिन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या क्यों की है? ऐसी आशंका है कि पारिवारिक कारण थे, मानसिक दबाव था, टेंशन थी और इस वजह से उन्होंने फांसी लगाई। निजी कारणों से फांसी लगाने की आशंका, मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले थे कर्नल, जिन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की। और संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, कुछ स्पष्ट हो पाया है? अभी तो आशंका है कि निजी कारण थे, पारिवारिक कारण थे, जिस वजह से कर्नल ने फांसी लगाई। देखिए रेणु, बिल्कुल फिलहाल ये कहीं ना कहीं पुष्टि पुलिस ने ही करी है। पारिवारिक कारणों के चलते कर्नल ने अपने ऑफिसर्स मेस में जो है फांसी लगाई है। चौथा पुल के पास है वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर का ऑफिसर्स मेस, जहां पर कर्नल काम किया करते थे। और मूल रूप से प्राथमिक पूछताछ में पुलिस को यही बात स्पष्ट हुई है कि पारिवारिक कारण थे। अपने पत्नी और बच्चे के साथ वो जबलपुर में निवास कर रहे थे, मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले थे, लेकिन इस बीच उनका आपसी कुछ मनमुटाव था और संभवतः डिवोर्स का जो केस है वो भी फाइल हुआ था, ऐसा पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है। तो मूल रूप से पारिवारिक और निजी कारण ही अब तक सामने आए हैं और पुलिस साल पोस्टमार्टम पे जो उनकी लाश है उसे मेडिकल भेज दिया गया है और पूछताछ आगे कर रही है कि आखिर क्या मूल वजह रही। जो कर्नल है उनका नाम निशित खन्ना बताया जा रहा है, जो जबलपुर में ही वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर के ऑफिस में इसमें कार्यरत थे और अपनी सेवाएं दे रहे थे। और फिर भी चूंकि पारिवारिक कारण अब सामने आए तो पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें तमाम जो जांच है उसे परिजन है उनके आने के बाद, उनके बयान दर्ज करने के बाद आगे बढ़ाएगी। रीनू जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो अब परिजनों से भी पूछताछ, और चलिए एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सदियां उसका स्मरण भी करती हैं, आकलन भी करती हैं, मूल्यांकन भी करती हैं और अविरत प्रेरणा पाती रहती हैं। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। नेताजी का ये स्मारक शहीदों और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चिरंतर प्रेरणा का स्थल बनेंगे। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को और सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं नेताजी सुभाष और परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाई और बहनों, अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इस धरती पर पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। इस सब के साथ अंडमान की इसी धरती पर वीर सावरकर और उनके जैसे अनगिनत वीरों ने देश के लिए तप, तितिक्षा और बलिदानों की पराकाष्ठा को छुआ था। सेल्युलर जेल की कोठरियां
उस दीवार पे जड़ी हुई हर चीज आज भी अप्रतिम पीड़ा के साथ साथ उस अभूतपूर्व जज्बे के स्वर वहां पहुंचने वाले हर किसी के कान में पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम की उन स्मृतियों की जगह अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। मेरा सौभाग्य है कि 4-5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था तो वहां मुझे 3 मुख्य आइलैंड्स को भारतीय नाम देने का अवसर मिला था। आज रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है। हैवलॉक और नील आइलैंड स्वराज और शहीद आइलैंड बन चुके हैं। और इसमें भी दिलचस्प ये कि स्वराज और शहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था। इस नाम को भी आजादी के बाद महत्व नहीं दिया गया था। जब आजाद हिंद फौज की सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से स्थापित किया था। साथियों, आज 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। अंडमान में जिस जगह नेताजी ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था, वहां आज गगनचुंबी तिरंगा आजाद हिंद फौज के पराक्रम का गुणगान कर रहा है। पूरे देश में और देश के कोने कोने से जब लोग यहां आते हैं तो समंदर किनारे लहराते तिरंगों को देखकर उनके दिलों में देशभक्ति का रोमांच भर जाता है। अब अंडमान में उनकी याद में जो म्यूजियम और स्मारक बनने जा रहा है, वो अंडमान की यात्रा को और भी स्मरणीय बनाएगा। 2019 में नेताजी से जुड़े ऐसे ही एक म्यूजियम का लोकार्पण दिल्ली के लाल किले में भी हुआ था। आज लाल किला जाने वाले लोगों के लिए वो म्यूजियम एक प्रकार से हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्थली की तरह है। इसी तरह बंगाल में उनकी 125वीं जयंती पर विशेष आयोजन हुए थे। देश ने इस दिन को पूरे धूमधाम से सेलिब्रेट किया था। उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया। यानी बंगाल से लेकर दिल्ली और अंडमान तक देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेताजी को नमन न कर रहा हो, उनकी विरासत को संजो न रहा हो।
साथियों, बीते 8-9 वर्षों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े ऐसे कितने ही काम देश में हुए हैं जिन्हें आजादी के तुरंत बाद से हो जाना चाहिए था, लेकिन उस समय नहीं हुआ। देश के एक हिस्से पर आजाद भारत की पहली सरकार 1943 में बनी थी। इस समय को अब देश ज्यादा गौरव के साथ स्वीकार कर रहा है। जब आजाद हिंद सरकार के गठन के 75 वर्ष पूरे हुए, तब लाल किले पर देश ने झंडा फहराकर नेताजी को नमन किया था। दशकों से नेताजी के जीवन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग हो रही थी। ये काम भी देश ने पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाया। आज हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने कर्तव्य पथ पर भी नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिला रही है। मैं समझता हूं ये काम देश हित में बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, क्योंकि जिन देशों ने अपने नायक नायिकाओं को समय रहते जनमानस से जोड़ा, साझे और समर्थ आदर्श गढ़े, वो विकास और राष्ट्र निर्माण की दौर में बहुत आगे गए। इसलिए यही काम आजादी के अमृत काल में भारत कर रहा है, जी जान से कर रहा है। साथियों, जिन 21 द्वीपों को आज नया नाम मिला है, उनके इस नामकरण में भी गंभीर संदेश छिपे हैं। ये संदेश है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। ये संदेश है देश के लिए दिए गए बलिदान की अमरता का संदेश। वयम अमृतस्य पुत्राः। और ये संदेश है भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम का संदेश। जिन 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर इन द्वीपों को जब जाना जाएगा, उन्होंने मातृभूमि के कण कण को अपना सब कुछ माना था। उन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। वे भारतीय सेना के हैं, वे वीर सिपाही देश के अलग अलग राज्यों से थे, अलग अलग भाषा, बोली और जीवन शैली के थे, लेकिन मां भारती की सेवा और मातृभूमि के लिए अटूट भक्ति उन्हें एक करती थी, जोड़ती थी, एक बनाती थी। एक लक्ष्य, एक राह, एक ही मकसद और पूर्ण समर्पण। साथियों, जैसे समंदर अलग अलग द्वीपों को जोड़ता है, वैसे ही
एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव भारत मां की हर संतान को एक कर देती है। मेजर सोमनाथ शर्मा, पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह से लेकर कैप्टन मनोज पांडे, सूबेदार जोगिंदर सिंह और लांस नायक अल्बर्ट एक्का तक, वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन से लेकर सभी 21 परमवीर, सबके लिए एक ही संकल्प था, राष्ट्र सर्वप्रथम, इंडिया फर्स्ट। उनका ये संकल्प जब इन द्वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है। करगिल युद्ध में ये दिल मांगे मोर का विजय घोष करने वाले कैप्टन विक्रम, इनके नाम पर अंडमान में एक पहाड़ी भी समर्पित की जा रही है। भाई और बहनों, अंडमान निकोबार के द्वीपों का ये नामकरण उन परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान तो है ही, साथ ही भारतीय सेनाओं का भी सम्मान है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दूर सुदूर, समंदर हो या पहाड़, इलाका निर्जन हो या दुर्गम, देश की सेनाएं देश के कण कण की रक्षा में तैनात रहती है। आजादी के तुरंत बाद से ही हमारी सेनाओं को युद्धों का सामना करना पड़ा। हर मौके पर, हर मोर्चे पर हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य को सिद्ध किया है। ये देश का कर्तव्य था कि राष्ट्र रक्षा। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।